वर्ष 2024 के आईने में मध्य प्रदेश। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश के लिए कैसा रहा साल 2024। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में आपका स्वागत है। हम इस कार्यक्रम में समसामयिक गतिविधियों और ताज़ा मुद्दों पर चर्चा करते हैं। क्योंकि साल 2024 समाप्ति की ओर है, इसलिए समय है इस साल में हासिल उपलब्धियों पर चर्चा करने का। आज के इस अंक में हम बात करेंगे प्रदेश को इस साल मिले पुरस्कारों, नई योजनाओं और सपनों को लगे पंखों पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का गौरवगान वैश्विक स्तर पर हो रहा है। देश के सशक्तिकरण में मध्य प्रदेश भी पूरी ताकत से सशक्त भारत के सपने को साकार करने में लगा है। मध्य प्रदेश यानी देश का हृदय प्रदेश अपने वन, जल, अन्न, खनिज, कला, संस्कृति और परंपराओं की समृद्धि के लिए प्रसिद्ध है। पुण्य सलिला मां नर्मदा और भगवान श्री महाकालेश्वर की पावन छाया, अनगिनत बलिदानियों और महापुरुषों की कर्म भूमि एवं तपोभूमि मध्य प्रदेश ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से समृद्ध है। आज मध्य प्रदेश अपने सांस्कृतिक वैभव को संरक्षित करते हुए विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रदेश की सबसे अहम नदी जोड़ो परियोजना से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर यानी आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न से सम्मानित स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर मध्य प्रदेश के खजुराहो में देश की पहली महत्वाकांक्षी और बहुउद्देशीय केन बेतवा राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री देश की पहली ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना का लोकार्पण और 1153 अटल ग्राम सुशासन भवनों का भूमि पूजन भी करेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय वाजपेयी की स्मृति में स्टैंप और सिक्का भी जारी करेंगे। यह मध्य प्रदेश सरकार की गुजरते साल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। वहीं सरकार ने पिछले 20 सालों से चल रहे चंबल, काली सिंध और पार्वती नदी के पानी को लेकर विवाद को भी समाप्त कर लिया है। सरकार ने इस मुद्दे पर काफ़ी ध्यान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मुद्दे को सुलझा लिया। आपको बता दें कि परियोजना से मध्य प्रदेश के 11 जिलों को लाभ मिलेगा, जिसमें गुना, शिवपुरी, सीहोर, देवास, राजगढ़, उज्जैन, आगरमालवा, इंदौर, शाजापुर, मंदसौर और मुरैना शामिल हैं। इस परियोजना से पेयजल और औद्योगिक आपूर्ति के लिए भी प्रदेश में पानी आएगा। साथ ही सिंचाई के क्षेत्र में भी काफी लाभ होगा। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती है और 100वीं जयंती के अवसर पर बुंदेलखंड की केन बेतवा वो पूरी योजना से नई नदी जोड़ो अभियान का शुभारंभ करने प्रधानमंत्री जी खुद आ रहा है। अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जो 10 दिन में 2 बार आकर के हमको आशीर्वाद देने वाले हैं, जिनके माध्यम से विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान, मध्य प्रदेश का 2-2 अभियान, सारा पैसा माननीय मोदी जी दे रहे हैं और मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना चाह रहा है। ये जो नदी जोड़ो अभियान मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ होगा। हमारी सोलर योजना भी मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे नवकरणीय ऊर्जा के अधिकारियों को। आने वाले समय में मुरैना के अंदर भी एक नई योजना आएगी, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश बिजली की साझा योजना लगाएंगे। हमारे यहाँ बिजली की जरूरत है तो हम जलाएंगे, उनको जरूरत है तो वो जलाएंगे। आपस में मिलजुल करके रहना, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार की श्रेष्ठ निशानी है। लेकिन हमारी सरकार ने तय किया समाज की बेहतरी के लिए, गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी बदलने के लिए, युवा, महिला, किसान, गरीब सबके जीवन में सुख का सवेरा लाने के लिए हमारी सरकार लगातार काम करती रहेगी। अब बात करते हैं किसानों की। प्रदेश के किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए इस साल सतत प्रयास किए गए। चना, मसूर एवं सरसों का समर्थन मूल्य पर उपार्जन गेहूं के साथ करने के निर्णय से ही किसानों को हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभ हुआ है। प्रदेश ने कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर पुरस्कार प्राप्त करने का भी रिकॉर्ड भी कायम किया है। कृषकों के परिश्रम से सिंचित हमारा प्रदेश नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। प्रदेश में महिला सशक्तिकरण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने इसी साल महिलाओं को 35% आरक्षण देने का फैसला किया है। सरकार का यह फैसला ऐतिहासिक माना जा रहा है। महिलाएं सभी जगह पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। ऐसे में सिविल सेवाओं में भी महिलाओं को 33% की जगह 35% पदों पर आरक्षण देने का
एमपी सरकार का यह फैसला काफी सराहनीय है। वन क्षेत्र के मामले में भी प्रदेश देश भर में अव्वल है। मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र देश में सबसे अधिक विस्तृत हुआ है। यहाँ वनों को प्रकृति ने अकुल संपदा का वरदान से समृद्ध किया है। प्रदेश में 30.72% वन क्षेत्र है, जो देश के कुल वन क्षेत्र का लगभग 12.5% है। यहाँ कुल वन क्षेत्र 94,689 वर्ग किलोमीटर है। प्रदेश में 24 अभ्यारण्य, 11 नेशनल पार्क और 8 टाइगर रिजर्व हैं, जिन्हें कान्हा, पैंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा और संजय डुबरी टाइगर रिजर्व बाघों के संरक्षण में मील का पत्थर साबित हुए हैं। टाइगर स्टेट बनने के बाद मध्य प्रदेश देश भर में सर्वाधिक गिद्ध संख्या वाला राज्य भी बन गया है। सन 2024 की गणना में प्रदेश में 10,000 से ज्यादा गिद्धों का होना दर्ज किया गया है, जो कि वन विभाग द्वारा जारी किए गए पिछली 2021 की गणना के आंकड़ों यानी 9,466 गिद्धों से ज्यादा है। इसी के साथ मध्य प्रदेश ने तेंदुआ स्टेट का दर्जा भी अपने पास बरकरार रखा है। पूरे देश की बात की जाए तो सबसे ज्यादा 3,907 तेंदुओं के साथ मध्य प्रदेश पहले पायदान पर है। मध्य प्रदेश अब घड़ियाल स्टेट भी बन गया है। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चंबल नदी पर बने घड़ियाल अभ्यारण्य में घड़ियालों की तादाद बढ़कर अब 1,255 हो गई है। प्रदेश में धार्मिक पर्यटन पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार राज्य के विकास के साथ साथ तीर्थ स्थलों के विकास पर भी काफी जोर दे रही है। सरकार ने भगवान श्री राम वनगमन स्थल के विकास का काम शुरू कर दिया है। सरकार श्री राम और श्री कृष्ण से जुड़े तीर्थ स्थलों के विकास और इन आपस में जोड़ने का निर्णय कर रही है। सरकार का ये फैसला धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। सांस्कृतिक पुनर्जागरण के क्रम में श्री राम वन गमन पथ, श्री कृष्ण पाथेय और विक्रम संवत की पुनर्स्थापना जैसे अनेक प्रयास ऐतिहासिक धरोहर को नई ऊर्जा दे रहे हैं। श्री कृष्ण लीलाओं से जुड़े सभी तीर्थ स्थलों संदीपनी आश्रम, नारायणा गांव उज्जैन, जाना पाव इंदौर, अमझेरा धार को जोड़कर श्री कृष्ण पाथेय का निर्माण किया जाएगा। वहीं विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का शुभारंभ कर भारतीय काल गणना परंपरा का साक्षात्कार पूरी दुनिया से कराया गया है। इसी तरह 1,450 किलोमीटर लंबे श्री राम वन गमन पथ निर्माण का निर्णय लिया गया। प्रत्येक नगरीय निकाय में गीता भवन और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जैसे आयोजनों ने प्रदेश की आध्यात्मिक पहचान को मजबूत किया है। अब बात करते हैं प्रदेश की बेहतर होती स्वास्थ्य सुविधाओं की। मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत निरामयम योजना के अंतर्गत 4 करोड़ से अधिक कार्ड जारी किए गए हैं। लगभग 5,599 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है। प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र भी खोले गए हैं, जिससे न्यूनतम दर पर मरीजों को दवा उपलब्ध हो सकेगी। सरकार ने गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल के बाल चिकित्सा विभाग में अपना पहला राज्य नवजात और बाल चिकित्सा संसाधन केंद्र स्थापित किया है। वहीं देश में पहली बार किसी शासकीय चिकित्सालय में ब्लड कैंसर के मरीजों के लिए CAR-T सेल थेरेपी की सुविधा इंदौर के महाराजा यशवंतराव होलकर चिकित्सा महाविद्यालय में उपलब्ध करवाई गई है। प्रदेश सरकार की PM श्री एयर एम्बुलेंस सेवा गंभीर मरीजों के लिए काफी खास है। ये मध्य प्रदेश के लिए वरदान साबित हो रही है। प्रधानमंत्री श्री एयर एम्बुलेंस सेवा, जिससे उन लोगों की जान बच रही है जिनको कभी सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि हमें इस प्रकार की सेवा का लाभ मिलेगा। PM श्री एयर एम्बुलेंस सेवा आयुष्मान कार्ड धारक मरीज के लिए वरदान साबित हो रही है। प्रदेश में हवाई सेवाओं का भी तेजी से विकास हो रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में धार्मिक पर्यटन हेली सेवा भी शुरू की है, जिसके तहत तीर्थ यात्रियों को प्रदेश व देश के अन्य तीर्थ स्थानों की मुफ्त तीर्थ यात्रा हवाई सेवा के जरिए प्रदान की जाएगी। वहीं इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट अब देश का पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बन गया है। अब यहां से निकलने वाले गीले और सूखे कचरे का निस्तारण एयरपोर्ट पर ही हो सकेगा। इस सुविधा का उद्घाटन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने किया। उन्होंने 55 करोड़ रुपए की लागत से नए ATC भवन और फायर सेफ्टी भवन का लोकार्पण भी किया। प्रदेश सरकार ने औद्योगिक ढांचे को दुरुस्त करने पर भी काफी ध्यान दिया है। प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए नवाचारी पहल करते हुए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और रोड शो के माध्यम से हर क्षेत्र के औद्योगिक विकास को बल दिया जा रहा है।
राज्य सरकार के प्रतिबद्ध प्रयासों का ही ये सुखद परिणाम है कि नए निवेश प्रस्तावों से मध्य प्रदेश का औद्योगिक परिदृश्य सुदृढ़ होने और नए रोजगार के अवसर सृजित होने की राहें खुल रही हैं। उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, नर्मदापुरम और रीवा में हुई रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव एवं मुंबई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु और कोलकाता में हुए रोड शो से काफी सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं। इनमें विभिन्न सेक्टर्स में करीब 3 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे रोजगार के लाखों अवसर सृजित होंगे। नए साल में 7-8 फरवरी को भोपाल में होने वाली 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आर्थिक प्रगति को और भी मजबूत बनाएगी। इस साल राजनीति में भी काफी उलटफेर देखने को मिले। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में इतिहास रचते हुए सभी 29 में से 29 लोकसभा सीटें जीत ली थीं। प्रदेश में किसी भी दल में ऐसा पहली बार हुआ था। 50 वर्षों से कांग्रेस के कमलनाथ का किला रही छिंदवाड़ा सीट से भी उनके पुत्र नकुलनाथ चुनाव हार गए थे। कमलनाथ यहां से 9 बार सांसद रहे हैं, जबकि उनके बेटे नकुलनाथ 1 बार सांसद रहे हैं। स्वच्छता के मामले में हमारा प्रदेश कई साल से झंडे गाड़ रहा है। राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इंदौर शहर को लगातार 7वीं बार देश के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया गया। भारत सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण में हर साल की भांति इस साल भी मध्य प्रदेश ने स्वच्छता कीर्तिमान स्थापित किए। राजधानी भोपाल देश भर में 5वें स्थान पर रही। राज्य के 100% शहरों में अपशिष्ट संग्रहण किया जा रहा है। इनके संग्रहण वाहनों में GPS सिस्टम लगाए गए हैं। गीले कचरे के निष्पादन के लिए होम कंपोस्टिंग के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रदेश डायनासोर के प्रवास के लिए भी चर्चित रहा। पुरातत्वविदों द्वारा की गई खोज के अनुसार मध्य प्रदेश के कई जिलों की विस्तृत नर्मदा घाटी में विश्व की सबसे बड़ी डायनासोर हैचरीज होने का खुलासा हुआ। राज्य के कई जिलों में डायनासोर के अंडों और घोंसलों के जीवाश्म प्राप्त हुए। धार जिले के लमेटा में लगभग 66 मिलियन वर्ष प्राचीन 92 डायनासोर के घोंसले एवं 256 जीवाश्म अंडे प्राप्त हुए। केंद्र की रेलवे परियोजनाओं के माध्यम से भी प्रदेश को काफी कुछ मिला। इसी वर्ष प्रधानमंत्री ने 3,276 करोड़ रुपए की लागत की रेलवे परियोजनाओं की घोषणा की, जिसमें मध्य प्रदेश के 33 स्टेशनों का नवीनीकरण भी शामिल है। पुनर्विकास के लिए चिन्हित स्टेशन में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, सीहोर, बीना, सांची, मंदसौर, छिंदवाड़ा, दतिया और भिंड शामिल हैं। विरासत स्थलों के मामले में भी प्रदेश पीछे नहीं है। मध्य प्रदेश के 6 विरासत स्थलों को यूनेस्को ने अपनी विरासतों की संभावित सूची में शामिल किया, जिसमें ग्वालियर का किला, धमनार का ऐतिहासिक समूह, भोजेश्वर महादेव मंदिर, चंबल घाटी के रॉक कला स्थल, खूनी भंडारा, बुरहानपुर और रामनगर मंडला का भगवान स्मारक शामिल है। संगीत नगरी ग्वालियर ने तानसेन समारोह के जरिए दुनिया भर का ध्यान खींचा। तानसेन संगीत समारोह का 100वां आयोजन शताब्दी महोत्सव के रूप में ग्वालियर के बेहट में तानसेन समाधि परिसर के समक्ष मनाया गया। इस समारोह का उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। इस अवसर पर 546 कलाकारों ने 9 शास्त्रीय वाद्य यंत्रों पर निरंतर 9 मिनट तक संवेद वादन में राग मल्हार, मियाँ की तोड़ी और दरबारी कान्हड़ा बजाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इस प्रस्तुति का संयोजन सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार ने किया। इस तानसेन समारोह में कोलकाता के प्रसिद्ध तबला वादक पंडित स्वप्न चौधरी को वर्ष 2023 के तानसेन सम्मान और सानंद न्यास इंदौर को राजा मानसिंह तोमर सम्मान से विभूषित किया गया। खजुराहो नृत्य महोत्सव के 50 वर्ष 2024 को फरवरी माह में पूरे हुए, जिसके स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। इस मौके पर 1484 कलाकारों के सामूहिक कथक नृत्य का विश्व रिकॉर्ड बना। यह आयोजन उज्जैन और ग्वालियर के आयोजनों के बाद तीसरा प्रदर्शन है, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दर्ज कर मान्यता दी गई। इसके पूर्व उज्जैन में 11,71,000 से अधिक दिए जलाने एवं ग्वालियर किले में ताल दरबार के दौरान कुल 1600 तबला कलाकारों के एक साथ ताल लय बजाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था।
इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने खजुराहो में लोक कलाओं के प्रशिक्षण के लिए देश का पहला गुरुकुल स्थापित करने की घोषणा की। प्रदेश के धार्मिक स्थल भी स्वच्छता के नए कीर्तिमान रच रहे हैं। उज्जैन के महाकाल लोक में देश की पहली स्वस्थ एवं स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया है, जो पारंपरिक स्वस्थ व्यंजन एवं मोटे अनाज से बने व्यंजन परोस रही है। 1,75,00,000 की लागत से बनी प्रसादम में राजगीरा, सांवा, कुट्टू, रागी, दाल बाफले और राज्य के अन्य प्रसिद्ध पारंपरिक व्यंजन उपलब्ध हैं। इसी तर्ज पर देश के विभिन्न 100 स्वस्थ एवं स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब बनाए जाएंगे। प्रदेश के खिलाड़ियों ने कई क्षेत्रों में दमखम दिखाया। मध्य प्रदेश ने राष्ट्रीय खेल परिदृश्य में महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। गंभीर प्रयासों, खेल अधोसंरचनाओं में निरंतर विस्तार, प्रशिक्षण के स्तर में गुणवत्तापूर्ण सुधार और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन देने के उत्कृष्ट परिणाम हासिल हुए हैं। खेल अकादमियों का संचालन, खेल पुरस्कार, खेलों के लिए विशेष छात्रवृत्ति, पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार और खेल संघों को खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन से मध्य प्रदेश देश का स्पोर्ट हब बन गया है। प्रदेश में विभिन्न अकादमियां संचालित की जा रही हैं। इस साल पेरिस ओलंपिक में मध्य प्रदेश से हॉकी में विवेक प्रसाद सागर, शूटिंग में ऐश्वर्य प्रताप सिंह और पैरा ओलंपिक गेम्स में जूडो में कपिल परमार, केनो में प्राची यादव और पूजा ओझा द्वारा प्रदेश को गौरवान्वित किया गया। विवेक सागर प्रसाद उस भारतीय टीम का अहम हिस्सा थे जिसने ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक हासिल किया। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर को पेरिस ओलंपिक में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर 1 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि से नवाजा था। उपलब्धियां अभी और भी हैं, पर समय की कमी हमें इन्हें बताने की इजाजत नहीं दे रही। उम्मीद है कि अगला वर्ष भी प्रदेश के लिए कई नए प्रतिमान रचेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं अभिषेक कटियार आपसे लेता हूं विदा। नमस्कार।